आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें ये जानना हो कि अधिकार क्या होते हैं, देखिए मूल अधिकारों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमसे कोई अगर पूछे कि अधिकार क्या है, किससे कहते हैं अधिकार, तो अधिकारों का तात्पर्य अगर आप ये लें कि देश में लोक व्यवस्था, कहाँ पे, देश में जो लोक व्यवस्था है, इस लोक व्यवस्था को बनाए रखने और राज्य के जो कठोर नियम है इनके विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा ये प्रदान करते हैं। अर्थात राज्य के अंदर लोक व्यवस्था तो बनाए रखना है और लोक व्यवस्था के साथ में ही राज्य के द्वारा जो कठोर नियम बनाए जाते हैं उनके विरुद्ध हमें क्या प्राप्त करनी है, सुरक्षा प्राप्त करनी है। उससे हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। जैसे अधिकारों का क्राइटेरिया देखते हैं हम, तो 3 प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक होते हैं मानव अधिकार, कौन से अधिकार, मानव अधिकार, और दूसरे अधिकार कौन से होते हैं, मानव के बाद में विधिक अधिकार, जिसकी आप बात कह सकते हैं, कौन से अधिकार, विधिक अधिकार, तीसरे आप जिसकी बात कर सकते हैं वो मूल अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकारों का क्राइटेरिया जिसे आप मानव अधिकार की श्रेणी में ले सकते हैं, तो ये 3 प्रकार से आप इसे कह सकते हैं। अब बात ये आती है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये चीज़ भी ज़रूरी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम देखें तो मूल अधिकारों का जो दायरा देखा जाता है, जैसे अमेरिकी के जो संविधान है, अमेरिका का संविधान है, इस अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक अधिकार पत्र इसके अंतर्गत है, यानी उसे बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से उसे बोला जाता है। और ये बिल ऑफ राइट्स क्या है, इसे बोला जाता है। और ये बिल ऑफ जो राइट्स है ये 1791, कब की बात है, 1791 के अंतर्गत है। इसे एक अधिकार पत्र के रूप से जाना जाता है। तो अगर हमें पूछे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये किस राष्ट्र से प्रभावित है, तो ये सीधी सी बात है, अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो क्या भारतीय संविधान में, इन मूल संविधान में जो है उसमें मूल अधिकार थे? तो बिल्कुल आपको ये जवाब देना है कि मूल अधिकार उसमें भी निहित थे। तो क्या संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कोई विवरण हुआ है? तो बिल्कुल इसका आपको आंसर देना है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी, कैबिनेट मिशन जो था 1946 के संदर्भ में जो आप बात करते हैं कैबिनेट मिशन, तो इसने भी एक सुझाव दिया था कि जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकारों का तथा अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, इनकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति, किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता के अंतर्गत एक परामर्श समिति है, उसका गठन किया गया, जिसमें जेपी कृपलानी तो जो थे, कौन, जेपी कृपलानी, इन्हें जेपी कृपलानी साहब को क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और जहां आप बात करते हैं मूल अधिकारों का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जेपी कृपलानी को। एच.सी. मुखर्जी, क्या नाम है, एच.सी. मुखर्जी, ये जो एच.सी. मुखर्जी है, इनको जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है, इनके लिए एक सुझाव देकर उप समिति का इन्होंने क्या किया, गठन किया। ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको बताई है। और एक मूल अधिकारों के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, तो जहाँ आप भारत का मेग्ना कार्टा, जहाँ आप भारत का मेग्ना कार्टा शब्द नाम सुनते हैं, ये मेग्ना कार्टा होता क्या है, इसे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या नाम लिखा मैंने, भारत में मेग्ना कार्टा। सुनिए, भारत का जो संविधान का जो भाग 3 है, भारत का संविधान का जो भाग 3 है, इससे आप किस नाम से जानते हैं, भारत का मेग्ना कार्टा। अब ये मेग्ना कार्टा क्या है, सुने, इंग्लैंड के अंतर्गत एक राजा हुए थे, इंग्लैंड के अंतर्गत क्या हुए थे, एक राजा हुए थे, जिनका नाम था राजा जॉन। क्या नाम था, राजा जॉन।
राजा जॉन के द्वारा जो 15 जून, कब की बात है, 15 जून 1215, 15 जून 1215 के द्वारा क्या किया गया, एक लिखित घोषणा पत्र जारी किया गया। राजा जॉन के द्वारा 15 जून 1215 में एक क्या किया गया, लिखित घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख था। इसमें क्या था, एक तो स्वतंत्रता का उल्लेख था और एक इसमें क्या था, अधिकारों का उल्लेख था। इससे वहाँ पे किस नाम से पुकारा गया, मैग्ना कार्टा। और यही व्यवस्था स्वतंत्रता और अधिकारों के संदर्भ में भाग 3 में हमारे वर्णित है, इसलिए हम भाग 3 को क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आइए अपनी प्रश्नावली के माध्यम से हम इन सभी महत्वपूर्ण मूल अधिकारों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं वो इसी कक्षा के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो बने रहिए अपनी इस कक्षा में। आइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो अभी मैंने आपसे कहा था कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, देखिए भाग फर्स्ट जो है वो अनुच्छेद फर्स्ट ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया है कि नागरिकता के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन से होंगे, 5 से लेकर 11 तक की बात हुई है। भाग 3 जो है ये भाग 3 12 से लेके 35 तक, कितने, 12 से लेके 35 तक किसकी बात करता है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करता है। टोटल अगर हम देखें 12 से 35 तक तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है, किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ये तो भाग 4 कहता है आपको, ये भाग 4 क्या कहता है आपको, ये भाग आपको 2 कहता है, और ये जो है किससे है संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकारों को सबसे पहले कहाँ पे प्रदानता की गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यहाँ पे प्रारंभ की गई थी। जबकि अगर आप देखते हैं तो ब्रिटेन के संविधान में इसमें क्या कहा गया है, ब्रिटेन के संविधान में 1689 के संदर्भ में इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। तो सबसे अगर पहले प्रभावित संवैधानिक मान्यता की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन होगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भारत के नागरिकों का जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 13 से नहीं, 15 से 39 नहीं, 16 से 40 नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो आप जानते हैं संविधान के जो निर्माता है, संविधान के जो निर्माता है, जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को हृदय, भाग 3 को क्या कहा है, संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है, हृदय व आत्मा के स्वरूप इसे पुकारा है। तो यही भाग होगा कौन सा, सी। अगला, मूल अधिकार जो है मूल कहलाते हैं, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं? ध्यान दें इसका आंसर, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय, संयुक्त राज्य मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार। सबसे जो अति उत्तम आंसर हमें प्राप्त हुआ वो कौन सा हुआ? देखिए, न्यायालय द्वारा अधिकारों के स्वरूप पे परिवर्तन नहीं है, वो तो रक्षा करने का काम करे। मानव अधिकार का घोषणा पत्र के अनुरूप है, इसके अनुरूप नहीं है, बहुत
चीज़ें कुछ अलग आपको देखने को मिलती, सरलता से संशोधन नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये प्राकृतिक है। बालक को जन्म के साथ ही, जन्म पूर्व भी उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और अप्रतिदेय अधिकार है, आपके अपने अधिकार जो है दूसरों को थोड़ी देते हैं। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? देखिए भाग 3 में कितने हैं टोटल, तो मैंने आपको अभी कितने बताए थे, 24 बताए थे। सुनिए कैसे, 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर कितने तक है, 35 तक है। तो देखिए 12 से 30 तक आप काउंट करोगे तो कितने आ जाते हैं, स्वयं 12 सहित 30 तक कितने हो गए, 19, और 19 और ये 5 ऊपर वाले, तो आपके सामने सीधा सा आंसर कौन सा प्राप्त होगा, 24 होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ध्यान रखना, किए गए थे, ये ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, 7 दिए गए थे। और जहाँ आप देखते हो संपत्ति के अधिकार को है वो वहाँ से क्या कर दिया गया है, हटाकर 300 के अंतर्गत उसे विलित कर दिया गया है। तो 7 में से अब कितने बचे, 6 बचे हैं, उसकी भी हम बात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन समझिए आप, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वर्तमान के संदर्भ में बात हो रही है, तो वर्तमान में कितने हैं, 6 है। ध्यान दें 6 कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार आप जानते हैं 14 से लेकर इसका वर्णन कहाँ तक है, 18 तक समानता हो गया। फिर स्वतंत्रता, कौन सा, स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है, स्वतंत्रता आप जानते हैं बालक ज़्यादा से ज़्यादा 19 से लेकर 22 वर्ष की उम्र में क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। अर्थात स्वतंत्रता संबंधी जो मौलिक अधिकार है वो 19 से 22 के मध्य दिए हुए हैं। इसके बाद में अगले की बात करते हैं, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है 23 से 24 के मध्य। 3 हो गए। और इसके बाद में 4th है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आप कह सकते हैं, और संस्कृति का है और धर्म संबंधी है। ये 6 महत्वपूर्ण हैं, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पूछा क्या क्वेश्चन, देखिए प्रदान किए गए थे में 7, कितने हैं, 6। सब शब्दों का खेल है, सब शब्दों का निराला खेल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि सभी में परिवर्तनशीलता होती है शब्दों के माध्यम से। तो 7 में से एक कौन सा, आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन समझिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये तो अलग कहानी होगी, कर्तव्यों के संदर्भ में बात बता रहा है, जबकि मूल संविधान का हिस्सा था। तो मैंने अभी बताया ना आपको, JP कृपलानी साहब है, SC मुखर्जी है, तो उस समय जो कैबिनेट मिशन है 1946 के संदर्भ में वो बात करता है। तो मूल अधिकार जो है उस संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय है? देखिए कौन कौन सा ऐसा भाग है जो न्यायालय में परिवर्तनीय है। आप जानते हैं कि जो मूल अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार से राज्य हस्तक्षेप करता है लोक कल्याण की व्यवस्था के साथ में, ये राज्यों के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अगर उस समय हमारे साथ में ऐसी कंडीशन होती है तो इनको राज्य क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, DPSP की बात करते हैं, तो ये राज्य के रहते हैं। और मूल कर्तव्य राज्य का कर्तव्य है ही, प्रस्तावना 9। तो ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में ओनली
कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार परिवर्तनीय है, बाकी सब संविधान संशोधन के माध्यम से होते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए आप क्या कहता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार है वो कौन लागू कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर है, लेकिन व्याख्या करने का काम केवल जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपको किसको रहेगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पे है? इन दोनों पर है। इन हैं दोनों पर है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी इज करेक्ट। अगला, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? अर्थात मौलिक अधिकार जो है इसका निलंबन कौन कर सकता है? अर्थात राष्ट्र में किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई है या आपातकाल के कोई विकट संकट आ गया है, तो उस समय राष्ट्रपति निवेदन घोषणा कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। तो निलंबन का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। अगला क्वेश्चन आप समझिए। मौलिक अधिकारों के बारे में जो बात है इनमें से 14 क्वेश्चन समझिए। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? जब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात आती है सुनवाई की, तो वो आंसर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये रक्षक है। सबसे मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। देखिए सभी ये क्वेश्चन जो है आज तक के जो महत्वपूर्ण एग्जाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों की ये सीरीज है। इसके माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो लगभग सभी मूल अधिकारों को कवरेज किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अर्थात संविधान में जो उद्घोषित मौलिक अधिकार है इनमें कौन संशोधन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता है, सी इज करेक्ट, संसद के द्वारा। क्योंकि संसद में कौन आ जाता है? राष्ट्रपति आ जाता है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि संसद ये सब कुछ कर सकती है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार है ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, इसके संदर्भ में हमें कथन की बात करनी है। निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्देशित कुछ सही नहीं हमारे सामने है। मैंने कहा था आपको कि राष्ट्रपति जो है वो इसे क्या कर सकते हैं? निलंबित कर सकते हैं। राष्ट्र में आपातकाल की स्थिति है और आप अपने अधिकारों को लिए हुए घूम रहे हो, तो आपसे निवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? यानी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। केंद्र राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, संविधान के उल्लंघन में से संरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन जो दोनों में है, अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो मूल अधिकार है प्रवर्तन, ये जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। किसी के हनन पर जो है रक्षक के रूप में यही है, जबकि इनके विवादों के लिए अलग कहानी होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? भारतीय जो संविधान है इसके अंतर्गत जो रक्षक है वो रक्षक कौन है? ध्यान रखना, रक्षक हमेशा न्यायपालिका होती है। रक्षक हमेशा कौन है? न्यायपालिका होती है। तो सी इज इट करेक्ट। मान के चलिए राज्य ने कोई एक कानून बनाया और राज्य का कानून बनकर जनता पे लागू हुआ, जनता के लिए अधिकार बना, लेकिन वो राज्य के विरुद्ध अगर हमें लगता है तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, इसलिए सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसका आदेश कौन दे सकता है? तो डी इज करेक्ट, राष्ट्रपति ये आदेश दे सकते हैं।
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका है? मूल जो अधिकार है इस पर आवश्यक रूप से जो प्रतिबंध लगाना है तो वो प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ध्यान दें, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। देखिए, कुछ कंडीशन में निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है, ध्यान रखना। न्यायपालिका उसकी देखरेख करती है, तो संसद क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगाने का अधिकार रखती है। तो ऑप्शन बी इससे करेक्ट है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक जो अधिकार है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्ति के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। ध्यान दें, इसका जो सर्वोत्तम आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कौन सा उद्देश्य? प्रमुख उद्देश्य। तो ध्यान रखना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम आपका नहीं है। आपको क्या मिला है? आपको मैंने अभी बताया था कि अधिकार क्या होते हैं, कि व्यक्ति के स्वतंत्रता को क्या करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं। मैंने आपके सामने ये रखा था कि जैसे एक तो स्वतंत्रता है और एक अधिकार है। तो इंग्लैंड में जॉन के समय जो मैंने बताई थी कहानी कि स्वतंत्रता और अधिकार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो बी इज करेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को कहाँ पे परिवर्तित किया जा सकता है? तो ध्यान, यानी चुनौती के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति तो निलंबन करते हैं, संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, केवल उच्चतम न्यायालय को नहीं है, उच्चतम व उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है, परिवर्तित करने की शक्ति है। अगर वो विरोध में है तो रक्षा का काम करते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, अर्थात इनको निलंबित कौन कर सकते हैं? ऐसी सत्ता किसके पास में है? तो मैंने आपको निलंबित करने वाली सत्ता किसके पास में बताई? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के पास में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से इनमें से कथन हैं जो सही सुमेलित है? यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्यकृति के एक क्या ये विरुद्ध गारंटी है? बिल्कुल विरुद्ध में ये गारंटी देता है अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, बिल्कुल है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, अधिकार नहीं करते, क्योंकि आर्थिक की बात करते हैं जैसे समान वेतन वगैरह है, न्याय संगत बात है, तो ये तो 39 की बात हुई ना। और सामाजिक आर्थिक की जो बात है राजनीतिक, ये नहीं है। यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, जबकि उसी के बिल की बात है, बिल ऑफ राइट्स की बात मैंने आपको बताई थी अभी। तो इसमें से 1 और 2 ऑप्शन जो है वो हमें सही लगे हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? 1 और 2। कौन सा होगा? 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिए हुए हैं? तो आप जानते हैं समानता का जो अधिकार मैंने आपको अभी बताया कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये तो है ही नहीं, ये तो नागरिकता से संबंधित है। इसमें से ये 2 आते हैं, 12 और 13, ये भी नहीं है, और 17 से 21 ये समानता में नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुमेय से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो विधायन सत्ता पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। ध्यान रखना, विधायन का मतलब विधि के समक्ष समानता है। विधायन सत्ता का मतलब, विधायन का मतलब विधि के समक्ष समानता। विधायन सत्ता मतलब होता है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 14 बात करता है। विधायन का मतलब क्या समझ में आया?
विधि के स्वरूप में समानता, ऐसी सत्ता जो विधि के समक्ष सबको क्या करती है, पूर्ण नियंत्रण में रखती है, तो वो कौन सा आर्टिकल होगा, 14 होगा। अगला क्वेश्चन समझिए आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों या अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऐसे कौन से आर्टिकल थे जिसको पढ़ने से उनमें किस बात के लिए कि समान कार्य के लिए समान वेतन है, वो मौलिक अधिकार के साथ उन्हें प्रदान हुए? तो देखिए, आप जानते हैं कि जो 14 से लेकर 16 तक है, 14 से लेकर जो 16 तक है, वो यही बात करता है कि विधि के समक्ष समानता है ना, विधि के समक्ष समानता है। फिर जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद में आपने देखा होगा कि जो 16वां है कि जो लोक नियोजन है, इस लोक नियोजन के विषय के अंतर्गत क्या है, समानता। तो लोक नियोजन में विधि के समक्ष समानता है, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। तो ये तीनों चीज़ें जो है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकारों को क्या करने की कोशिश करता है, समाजवाद के संदर्भ में, यानी सभी संसाधनों पर समान अस्तित्व या समान अधिकार रहने की बात जो है ऑप्शन सी करता है। 14, 15 और 16 में 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ध्यान देना, विधि के समक्ष समानता तो हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है, ध्यान रखना, इंग्लैंड से ग्रहण। अब ये बात पहले समझिए आप, है क्या है। मान के चलिए आपका कोई एक प्लेटफॉर्म जिसकी आप बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को समान रूप से रखना, इस लाइन पे अगर आप खड़ा करते हो उसे, तो ये तो हो गई समानता, ये तो क्या हो गई, समानता। अगर उनके लिए यहाँ पे कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन जैसे यहाँ पे सभी वर्गों को खड़ा कर दिया आपने, बोले कि सर ये सभी वर्ग हमने यहाँ पे खड़े कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, उनके लिए एक व्यवस्था कर दी है उनके लक्ष्यों को लेकर, ठीक है, ताकि वो सभी को मिले। तो इन वर्गों को यहाँ पे खड़ा करना तो क्या है, समानता है। और इस चीज़ पर अर्थात ये नौकरी हो सकती है, तो इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए सभी का क्या हो, संरक्षण हो। तो जो ये व्यवस्था की गई है समान रूप से खड़ा करने की, समानता के साथ संदर्भ में, ये हमने इंग्लैंड से की है। और जहाँ पे हम बात करते हैं कि सभी का संरक्षण होना चाहिए, ये चीज़ सभी को मिले, नौकरी जो सभी को है वो मिले, जैसे दिव्यांग हो सकता है, विधवा हो सकती है, परित्यक्ता हो सकती है, अन्य वंचित वर्ग के सदस्य हो सकते हैं, तो उनको भी ये चीज़ मिले, इससे बोला जाता है विधि के समक्ष या समानता और संरक्षण। यहाँ खड़ा करना समानता, ये चीज़ सबको मिले, ये क्या है, संरक्षण है। तो 14 में ये बात लिखी हुई है। और 15 में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं, कहाँ पे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। ध्यान रखना, उसमें 5 शब्दावली है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा, सी होगा। अनुच्छेद 14, 15 और 16 इसका राइट आंसर होगा। अगला, विधि के सामने समानता का अधिकार है। विधि के सामने समानता का जो है अधिकार, वो कौन सा अधिकार है, तो वो अधिकार है नागरिक अधिकार। क्योंकि नागरिकों को ही तो कहता है सभी को समान रूप से उपस्थित हो, सभी के सामने समान जो नागरिकता है वो उन्हें मिले। नागरिक अधिकारों का ही समानता का अधिकार होता है। आर्थिक अधिकार अलग का नहीं है, राजनीतिक अलग का नहीं है, सामाजिक अलग, क्योंकि नागरिकों को ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो विधि के सामने किसकी समानता, नागरिकों का होगा, तो नागरिक जो होगा उनको ये चीज़ें मिल जाएगी बाकी की। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता अनुमूलन से संबंधित, ध्यान दें, छुआछूत के बारे में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बात करता है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद जो 17 है वो
अस्पृश्यता संबंधी अनुमूलन के लिए क्या करता है, बात करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। वापस ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निषेध, अस्पृश्यता निषेध, छुआछूत के बारे में, तो वो कौन सी है, अनुच्छेद 17 की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता है वो भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है, इसके लिए आप देखिए कौन कौन सा है। धार्मिक समानता की आप बात करते हैं, आर्थिक समानता की आप बात करते हैं, सामाजिक समानता की आप बात करते हैं, उपरोक्त सभी। डी इज करेक्ट, क्योंकि भारतीय के लिए जो अधिकार है समानता के संदर्भ में, है ना, वो सभी पहलुओं की क्या करता है, बात करता है। तो डी इज करेक्ट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, क्योंकि ये सभी के लिए क्या करता है, बात करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ऐसा आर्टिकल कौन सा है जिसको आप कहते हैं उपाधियों का अंत। किसे कहते हैं, उपाधियों का अंत। तो वो आर्टिकल कौन सा होगा, अनुच्छेद 18 होगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आपने ये देखा कि जो उपाधियाँ हैं वो राष्ट्रपति है, उनके माध्यम से प्रदान की जाती हैं, और किसी भी व्यक्ति को अन्य क्षेत्रों से विदेशी जो उपाधियाँ हैं उसको ग्रहण करने की अनुमति भी इसके अंतर्गत नहीं दी जाती है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, 1995 के अंतर्गत पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। ध्यान देना, जो 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या नाम होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये रहा ऑप्शन डी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1995 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसे किसके अंतर्गत हम वर्गीकृत करेंगे, तो आप जानते हैं कि जो ये बात 15 है, 15 किस में है, 14 से लेकर 18 की जो बात करते हैं वो समता ही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वर्ग भिन्न है। देखिए कौन सा है, 14 समानता की बात करता है, 15 समानता की बात करता है, 16 भी समानता से संबंधित है। ये स्वतंत्रता वाला यहाँ पे आ गई, जिसके अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं उसकी हम बात करेंगे। तो 19 वाला आ गया ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिर कौन सा है, डी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार है, वो निगमन हेतु सक्षम किया गया। ऐसा कौन सा था जिसके माध्यम से ये हमारे लिए उपस्थित हुए हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया था कि समाजवादी शब्द है, ये भी व्याख्या है, 14 भी है, 16 भी है ना। तो ये सभी जो है समान कार्य के समान वेतन का मौलिक अधिकार का निगमन हेतु क्या है, सक्षम है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये सभी ही ऑप्शन इसमें राइट होंगे, क्योंकि सभी को मिलाकर पढ़ना है तभी ये राइट आंसर होगा। क्योंकि समाजवादी शब्द जो है वो शब्द सभी के लिए, जैसे संसाधन है उनके लिए भी बात करता है, और जो 14 ये हैं वो विधि के समक्ष समानता संरक्षण की बात करता ही है, और जो 16 है वो 16 ये स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि जो लोक नियोजन होगा उस लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो अवसर की समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो अवधारणा है अनुच्छेद
39 की जिस संदर्भ में आप बात करते हैं वो ABC तीनों को मिलाकर पढ़ने की आवश्यकता के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको ध्यान रखना, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन जो मुकदमा हुआ था, एक आर्टिकल पढ़ते हैं आप, अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17 की आप बात करते हैं। इस दोराई राज्य बनाम चंपकम के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो भेदभाव है उस भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार हमें मिला गया, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। लेकिन उस समकालीन परिस्थिति का देखिए, ये तो जो बात है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार तो है, लेकिन अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार तो ये तो बात सही है, लेकिन मौलिक अधिकारों को संशोधित किस नोन, ये संशोधित के बाद का मामला है। अस्पृश्यता के विरुद्ध तो क्या है, संशोधन के बाद का मामला है, लेकिन किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, तो जो पहले वर्ड था वो क्या था, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था और इसको संशोधित करके ये जो अस्पृश्यता का विरुद्ध अधिकार है, ऑप्शन सी जो आपको दिखा रहा है, ये बनाया गया। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो किसके संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। भारत में समाचार पत्रों का वक्तव्य है। भारत में कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो समाचार पत्रों के बारे में क्या करता है, बात करता है? तो समाचार पत्रों के संदर्भ में आप जानते हैं 19 फर्स्ट क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगले ऑप्शन जरूर पढ़ें। संविधान के अनुच्छेद 19 के में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है ना, उपबंधित है, ध्यान रखना ये उपबंधित सही है, यानी जितना वाक्य एवं अभिव्यक्ति के लिए है ऑप्शन केवल और केवल वही प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंध द्वारा प्रत्याभूत है नहीं। देश में विधि के शासन के प्रवर्तन में उद्भव ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत ये निहित है? तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था 19 क्लोज फर्स्ट ए या ए वहाँ पे निहित है। देखिए इसमें आपको मैं बता दूँ कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है। कितने प्रकार से हैं? 6। सबसे पहले अगर आप देखेंगे विचार एवं अभिव्यक्ति, क्या विचार एवं अभिव्यक्ति के संदर्भ में आप बात करते हैं। फिर सभा या सम्मेलन का आपको क्या है, स्वतंत्रता है, सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता है। फिर आप देखेंगे कि संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको रहती है। फिर आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण की स्वतंत्रता आपको हो सकती है। फिर भ्रमण के बाद में आपको निवास की स्वतंत्रता हो सकती है। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, वृत्ति या कारोबार के संदर्भ में स्वतंत्रता आपको मिलती है। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, विचार आया। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, विचार आया। विचार से आपने सभा या सम्मेलन करवाया, सभा या सम्मेलन करवाया। फिर आपने देखा कि सभा या सम्मेलन में कुछ लोग हैं जो आपके संघ में शामिल होना चाहते हैं, अर्थात संघ का निर्माण किया। फिर इस संघ को आपने घुमाने के लिए लेके गए, तो लोग क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। फिर भ्रमण करते हुए वहीं पे वो क्या करने लगे, निवास करने लगे और फिर वहीं पे अपना कारोबार स्टार्ट उन्होंने कर दिया। तो ये 6 प्रकार की जो बात हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा है, तो आपने देखा अनुच्छेद फर्स्ट क्लोज ए में है। स्वतंत्र के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान में
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो मैंने आपको अभी 6 जो थी ये नोट डाउन करवाई थी, कौन कौन सी हैं। तो 6 प्रकार की है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता जो है वो कहाँ से कहाँ है? तो मैंने आपको अभी बताई थी कि जो बालक होता है वो 19 से लेकर 22 तक क्या चाहता है? स्वतंत्रता चाहता है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता चाहता है। अगला क्वेश्चन समझिए। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं वो किसको प्राप्त है? देखें, अनुच्छेद में वर्णित स्वतंत्रताएं जो है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो मैंने 6 आपको अभी काउंट करवाई थी ना, कि वाक एवं अभिव्यक्ति है, संघ या सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है, और फिर आप भ्रमण की है, निवास संबंधी है, वृत्ति या कारोबार संबंधी है, ये सारी चीज़ें केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर देखिए, केवल कार्यपालिका नहीं, कानून बनाने को लागू करने से थोड़ी होगा। केवल विधायिका के विरुद्ध बनाकर छोड़ दिए, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध नहीं, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन से? नागरिकों के संबंध में सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की, हथियार सहित नहीं भाई, हथियार सहित नहीं, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रच सकते, भाषण तथा विचार अभिव्यक्त करने की बिल्कुल आप करें, विदेश में घूमने की कुछ कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। तो सही अधिकार की बात कर रहे हैं ना कि कौन सा सही है, तो यही है, विदेश में घूमने की कुछ कंडीशन में। लॉकडाउन में आप बोल देते कि हमें तो स्वतंत्रता है घूमने की, तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती आपको, उस कुछ कंडीशन में रोक की जाती है। तो सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत निहित है? तो आप जानते हैं प्रेस वाली भाषण ही है, तो भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार बिल्कुल है, वाक्य में अभिव्यक्ति, व्यवसाय का है, लास्ट वाला मैंने वृत्ति वाला बताया था आपको, हड़ताल पर जाने का अधिकार आपको नहीं है। क्योंकि मान के चलिए आप चिकित्सक है ना, और आप हड़ताल पे बैठ गए तो राज्य का कार्य कैसे होगा? क्योंकि बीमार व्यक्तियों का भी तो अधिकार है कि उन्हें सही समय पर उचित क्या मिले, उपचार मिले। तो आपका क्या है? आपका अधिकार है कि आप राज्य के अंतर्गत क्या करें, सेवा करें। तो आपका ये अधिकार नहीं है, आप हड़ताल पर नहीं जा सकते, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, धर्म का अधिकार आपका है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के संदर्भ में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उन्हें प्रदान करता है? वो जीवन के अधिकार के संदर्भ में बात करता है, अनुच्छेद 21 करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसका सही स्वरूप से अध्ययन करें आप। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्यता नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए किसी को बाध्यता नहीं देनी है, किसके लिए? राष्ट्रगीत के लिए। इससे वाक स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल बात सही है, बाध्यता नहीं किया जा सकता। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रसार करने की
स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक उपबंध नहीं है, ये नहीं है बात। तो ये तो इसके हिसाब से तो फैक्ट है ये, है ना, नहीं है। तो कुछ फैक्ट बने हुए हैं, उपबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया ना। तो इसमें से हमारे सामने जो ऑप्शन है कि इसमें जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति है स्वतंत्रता की, वो तो है, उल्लंघन होगा, तो इसीलिए तो है, उल्लंघन नहीं होना चाहिए ना। और अंतःकरण का भी उल्लंघन होता है। तो एक और जो दो है वो सही है, ध्यान रखना, एक और दो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक और दो। IAS 1996 का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? मौलिक अधिकार के रूप में किसे मान्यता दी है, तो वो समझिए। मौलिक अधिकार के रूप में आप बात करते हैं, आवास पर बिल्कुल दी है, विदेश यात्रा पर 21 बिल्कुल सही है, समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है, जहां आप बात करते हैं 14, 15, 16 के संदर्भ में। और ऑप्शन 1, 2, 3 ये रहा। UPPCS का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोचक। अगला क्वेश्चन समझिए आप, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता बाधित है, ध्यान रखना, संपूर्ण नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कि बोल सकते जिससे भावनात्मक ठेस पहुँचे। अबाधित है, बाधित रूप होता है ना। संघ बनाने की मैंने आपको बताया था, अभी 19 जो सेकंड है वो भाषण में भारत में भ्रमण करने की बिल्कुल आपको मैंने बताया था, उनमें से कोई नहीं, ये रहा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अबाधित स्वतंत्रता। इसके स्थान पर अगर बाधित होता ना तो सही। भाषण में व्यक्ति का मतलब होता है एक क्राइटेरिया में रहते हुए किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचे, वो चीज़। अगला, सारे शब्दों का खेल है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध आप जानते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव का जो दुर्व्यापार है या बलात् श्रम है वो प्रतिषेध है। 23 में तो क्या है कि मानव के संबंध में जो दुर्व्यापार है, बलात् श्रम के जो बात करते हैं वो प्रतिषेध है। और 24 में आपने देखा होगा कि जो कारखाने होते हैं उनमें बच्चों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा, विस्फोटक जो चीज़ें हैं, कार्य हैं उनमें। तो अनुच्छेद 23 और 24 क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अगला क्वेश्चन समझिए आप, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, ध्यान देना, बच्चों के शोषण से संबंधित तो कौन सा बताया मैंने? अभी कारखानों से संबंधित बताया ना मैंने कि अगर कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन का पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। ये 24 बात करता है कि बच्चों का जो नियोजन है वो कारखानों में नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए आप, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिबंध है? तो वो आप जानते हैं, 14 वर्ष से कम बालकों को ऐसे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, उससे पहले आप नहीं लगा सकते। 14 वर्ष है वो, उसके ध्यान रखना आप, कारखानों के लिए 14 वर्ष है, क्योंकि 24 बात यही तो करता है, जो ज़्यादा विस्फोटक कार्य कारखाने वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 56, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है, जिस सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। मैंने बताया था आपको 24 घंटे के भीतर उसे उपस्थित करना होता है। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्हें बोला जाता है रिट याचिका, और जो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? बंदी
प्रत्यक्षीकरण ही है। और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसके बारे में मैं आपको कुछ विस्तार से जानकारी भी देता हूँ कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऋतु में महत्वपूर्ण रूप से कितनी है, 5 है। कितनी है? 5 है। इन 5 के अंतर्गत क्या क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, इन्हें मैं एक बार आपके सामने रख देता हूँ। ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 24 घंटे के अंतर अंतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना हो। तो न्यायालय के द्वारा जो प्रदान की गई चीज़ें हैं, अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का हृदय एवं आत्मा है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 ही है वो संविधान का हृदय एवं क्या है? आत्मा ही है। तो इसमें फर्स्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सबसे फर्स्ट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। हैबिस कॉर्पस की जो आप बात करते हैं, ये क्या है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि व्यक्ति को सशरीर क्या करना? उपस्थित करना। ये सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध क्या करता है? जारी की जा सकती है, इसलिए। और इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि विरुद्ध नहीं तो न्यायालय दंडित कर सकता है। न्यायालय इन्हें क्या कर सकता है? दंडित भी कर सकता है। एक होता है परमादेश, परम आदेश, है ना। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। किनको देंगे? न्यायालय द्वारा किसी भी पद पर अधिकारी यानी प्राधिकारी, अधिकारी या सरकार या न्यायिक निकाय, उनके विरुद्ध ये रिट जारी कर सकता है कि वो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। अगर वो ऐसा करने से मना कर देते कि हम हमारे क्राइटेरिया में नहीं है, तो वो परमादेश में आएंगे। अर्थात हम आदेश देते हैं और न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी को या अधिकारी को या सरकार है न्यायिक निकाय को क्या दिया जाता है कि लोक जो कर्तव्य है वो निभाएं, कानूनी दायित्व है उसका वो जरूर पालन करें। उससे इनकार अगर वो करते हैं तो उनके लिए ये परमादेश है। फिर अगर देखिए, लेकिन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध ना रिट नहीं जारी की जा सकती। जरूर ध्यान रखना आप, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए ये रिट जारी नहीं कर सकते। कोई पूछ ले आपसे कि क्या ये जो 5 रिट सर आप बता रहे हो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विरुद्ध जारी की जा सकती? नहीं की जा सकती। अगला है अधिकार पर्चा, इसे बोलते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? किस अधिकार से? अधिकार पर्चा का मतलब क्या होता है? अधिकार पर्चा यानी पूछना कि भाई आप किस अधिकार से हैं। यानी यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति है वो अवैध रूप से आसीन हो और तो आप पूछ सकते हैं भाई आपको ये अधिकार है वो कैसे मिला। तो किस अधिकार से का मतलब हो गया अधिकार पर्चा। उत्प्रेषण स्रेटरी के संदर्भ में है और यह किसी निजी या जिसकी आप बात करते हैं प्राइवेट पर आसीन व्यक्ति हैं उसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ध्यान रखना, आप केवल और केवल सार्वजनिक पद पर व्यक्ति जो है वो अवैध रूप से बैठ जाए तो आप उस पर रिट जारी करवा सकते हैं। अधिकार पर्चा के तहत पूछ सकते हैं कि आप इस किस अधिकार के तहत यहाँ पे इस पद पर आसीन हैं। लेकिन आप किसी निजी व्यक्ति या जो निजी व्यक्ति की कंपनी वगैरह है तो वहाँ पे ये नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे उत्प्रेषण यानी मंगा लेना। क्या मंगाना? उत्प्रेषण मंगा लेने का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगाना। क्या मंगाना? निचली अदालत से किसी भी मामले की सुनवाई है वो अपने पास में मंगवाना। और एक होता है प्रतिषेध, लास्ट है प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। तो उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को क्या कर सकता है कि किसी मामले की सुनवाई से वो क्या मना कर सकता है ना। मना करवाने का बोल सकता है कि आपको ये आपके क्राइटेरिया से बाहर है। और ये रिट तब जारी की जाएगी जब मामला निचली अदालत में क्या हो, लंबित हो, है ना। और प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में किया जाता है। यानी उच्चतम न्यायालय की परंपरागत प्रक्रिया भी थी जिसे वादी प्रतिवादी न्याय की प्रतिक्रिया के स्वरूप में इसे जाना भी जाता है।
तो आपने इसका आंसर क्या देखा, 24 घंटे के अंतर्गत। तो मैंने आपको 5 रिट अभी बताइए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं, और अधिकार पर्चा यानी किस अधिकार से, और उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगा लेना, प्रतिषेध का मतलब मना करना, मना कर देना। अगला, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने के कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आप जानते हैं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 और 24 उसका उल्लंघन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित यानी और दंडित नहीं किया जा सकता, उसमें और अधिक जो दंड का जो प्रावधान है वो उस पर लागू नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने आपको अनुच्छेद जो 20 है उस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताया था कि उस पर एक से अधिक अपराध के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 20 में लिखा हुआ है। ये 21वां तो किससे संबंधित है? जीवन का है, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार जिसकी बात करते हैं उससे संबंधित है ये तो। और इसके बाद में अगर आप देखते हैं कि जो 22 है वो 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि कुछ दिशाओं में जो गिरफ्तारी है उससे निरोध के संदर्भ में आपको क्या मिलता है? संरक्षण मिलता है, जैसे मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। 22 में क्या है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण है वो आधार है वो बताया जाएगा कि किस के तहत आपको है वो गिरफ्तार किया जाता है, और अपने मनपसंद विधि व्यवसायी यानी वकील से परामर्श करने का इसमें क्या रहता है? उसको अधिकार रहता है, और ये अस्पृश्यता आप जानते ही हैं। अगला, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसके अंतर्गत वो कौन सा अधिकार है जो उसे प्रदान करता है? तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था तब मैंने आपसे यही कहा था कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का है ना, ये पूछा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श एवं बचाव का है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों में है। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? तो आप अगर बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो धार्मिक स्वतंत्रता, देखिए अगर हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता तो वो 25 से 28 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक की बात करता है। इसमें अपने ऑप्शन कौन सा आ रहा है? देखिए 14 समानता, ये स्वतंत्रता है, और ये शोषण वाला आ गया 25 से 30। ध्यान देना इसमें दो आर्टिकल जो है ना 29 और 30। 29 तो क्या बात करता है? अल्पसंख्यकों के अधिकार है वो, लिपि संस्कृति। तो लिपि संस्कृति कोई इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे सामने जो रहेगा ना वो याद रखना। आप ऐसे मत बोलना कि सर हमें तो 25 से 28 दिखा ही नहीं तो हम इसमें से किसी को नहीं चॉइस की करना है चॉइस इसी में से, क्योंकि 25 से 30 तक का मतलब है कि ये राइट आंसर इसे हैं। क्योंकि 25 क्या है? अंतःकरण एवं धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और 26 क्या है? धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध करना है ही। 27 क्या है? धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध रहेगा, आप किसी से नहीं ले सकते। और कुछ शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शिक्षा है उपासना का उपस्थित होने के संबंध में 28 बात करता है। तो 29 और 30 को इसलिए काउंट किया गया क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों के संदर्भ में भी बात करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से है। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं अल्पसंख्यकों की, तो 29-30 के संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।
अगला, धार्मिक शिक्षा के अधिकार क्षेत्र में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत संविधान में क्या है जो वर्णित है, तो ध्यान रखना धार्मिक के अंतर्गत जो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, धर्म प्रचार करने का बिल्कुल है, सिखों के कृपाण धारण रखने का बिल्कुल है, राज्यों के समाज सुधार विधि का बिल्कुल समाज सुधार के रूप में विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों पर लोगों को धर्म परिवर्तन, अरे धर्म परिवर्तन नहीं, 1, 2 और 3 ये हमारे भारतीय संविधान में हमें मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो सिखों के द्वारा जो कृपाण है वो अनुच्छेद 25 के तहत है, वो धारण करने के निहित के अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? कौन सा ऐसा आधार है जिसके कारण है वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है? बिल्कुल स्वास्थ्य है, सदाचार है, लोक व्यवस्था। धार्मिक अधिकारों पर किन प्रतिबंध लगा? 1, 2, 3 बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण अपना और पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापना संचालन? मैंने बताया लिपि, संस्कृति, भाषा 29 और 30, धार्मिक शिक्षण जो प्रशासन है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं उससे संबंधित, तो 29 और 30 के संदर्भ में बात की गई है। 65 का जो आंसर कौन सा आएगा? 65 का भी। देखिए 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है, और 30 क्या बात करता है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। 23 आप जानते हैं शोषण का है, 32 संवैधानिक उपचारों का है, ठीक है ना, और ये फिर नीति निर्देशक में जा रहे हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित करने के अधिकार को रखता है? शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में मैंने अभी बताया, उनका प्रशासन के संदर्भ में अनुच्छेद 30, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 30 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आपने देखा अभी ये रेलवे में पूछा गया, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया? तो संवैधानिक वाला कौन सा है? 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय की आत्मा कहा है? संविधान का हृदय की आत्मा अनुच्छेद 32 की जो आप बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसकी संदर्भ में बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो यही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? संवैधानिक जो उपचारों का है अधिकार वो किन परिस्थितियों में है वो निलंबित हो सकता है? तो निलंबित कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हो सकता है? बिल्कुल आपात के समय, सेना सदस्यों के सदस्य संबंध में, सेना के बिल्कुल, और जब सैनिक विधि लागू हो, बिल्कुल राष्ट्रीय आपातकाल है। तो ये ऑप्शन डी सभी परिस्थितियों में है वो निलंबित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद जो 32 है उसके अनुरूप है, उसे परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका कौन सा है? क्यों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार आएंगे। ऑप्शन संवैधानिक अधिकार नहीं, सांविधिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार, ओनली मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इनमें भी अंतर होता है, ध्यान रखें आप। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? क्या जारी किया जाता है?
डिग्री, अध्यादेश, रिट, समादेश। क्या जारी की जाती है? रिट जारी की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 73, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत के लिए तो व्यक्तिगत के लिए मैंने अभी आपसे बात की थी, कौन सा? हेबियस कार्पस, है ना, हेबियस कार्पस है, वो जारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? हेबियस कार्पस यानी बनती प्रत्यक्षीकरण। अगला, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्न में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो कौन से न्यायालय हैं जिनको ये प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दो ही न्यायालय हैं, एक तो सर्वोच्च न्यायालय और एक राज्य के उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ऐसी कौन सी रिट है जिसको उच्च न्यायालय है वो जारी कर सकता है? न्यायालय तो पूरी 5 प्रकार की करता है ना, उत्प्रेषण भी करता है, प्रमादेश भी करता है, प्रतिषेध भी करता है, अधिकार प्रत्यारोप भी करता है, उपरोक्त सभी। इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन लास्ट वाला जो ई है ये राइट होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, ऑप्शन ई इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध यानी जिसपे गिरफ्त है या दाखिल की जा सकती है, केवल निरुद्ध, केवल हितबद्ध, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है, यानी जिसके हितों का, है ना, हितों का और जिसके विरुद्ध व्यक्ति को है निरोध का मतलब होता है कि बिना अपराध के स्वरूप में है, तो उस संबंध में या हितों की जिसके हितों की क्या हुई है, हनन हुआ, उन दोनों के रूप में ये दाखिल की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो कब जारी की जाती है? तो आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के रूप में जारी की जाती है, संपत्ति की हानि में नहीं, अतिरिक्त कर की वापसी में नहीं, भाषण की स्वतंत्रता का नहीं, दोषपूर्ण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब आएगा? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के समय जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन 79, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी प्रमादेश निम्नलिखित में से कौन है? इसमें से ऐसा कौन है जो न्यायालय के द्वारा जो है वो जारी की जाती है? तो न्यायालय के द्वारा कौन सा है? इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस है वो जारी की जाती है, क्योंकि अवैध निरोध के मामले में किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है? निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश किसके तहत देते हैं? हम प्रमादेश, हम आदेश देते हैं। मैडम की बात करते हैं। 81, निम्नांकित समादेशों यानी रिट में से कौन सी समादेश किसी अवैध व्यक्ति के बचाने के रूप में, यानी अवैध रूप से बचाने का मतलब हो गया कि कौन सी रिट याचिका होगी? तो आप जानते हैं कौन सी होगी? अधिकार पर्चा, को वारंटो।
व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को कहा जाता है, उस रिट को परमादेश कहा जाता है, अर्थात आदेश दिया जाता है अधीनस्थों को। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का क्या करे, पालन करे। तो कर्तव्य पालन के लिए हमेशा परमादेश दिया जाता है। परम आदेश हम आदेश देते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख यानी रिट के द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, निचली अदालत को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसके कर्तव्य सीमा में आता है, जिसको उसे क्या करना होता है, पूरा करना होता है, तो उसके लिए भी क्या दिया जाता है, परमादेश दिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ऐसी रिट याचिका कौन सी है कि आपके अधिकार क्षेत्र में अगर है वो कार्य तो आप करेंगे, तो उसे बोला जाता है मेडेमस के नाम से। कौन सा? मेडेमस के नाम से उसे पुकारा जाता है, अर्थात परमादेश के नाम से उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है उत्प्रेषण या श्रेष्ठि की बात करते हैं। तो इसमें से किस आधार पर जारी किए जाते हैं उत्प्रेषण? अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किए जाने के लिए जो अधिकार हैं उसकी हम बात करते हैं इसमें। बिल्कुल बात ये भी सही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, बिल्कुल, जब शोषण होता है, उत्प्रेषण होता है। और अभिलेखों के प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी के माध्यम से आप ये प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसी याचिका के दिन किसी कर्मचारी को ऐसा कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप किस अधिकार के तहत यहाँ पे विराजमान हो, ध्यान रखना। तो वो तो होता है अधिकार, है ना, लेकिन निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी याचिका है ना, तो जिसके कारण वो अगर वहाँ पे बैठ जाता है और फिर आप उससे पूछ सकते हो कि आपको ये अधिकार किसने दिया, अधिकार पर्चा। लेकिन निजी है, प्राइवेट जहाँ है वहाँ पे मत पूछना आप, ठीक है, प्राइवेट में आप नहीं पूछ सकते, ओनली सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, परमादेश के माध्यम से जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है उसके बारे में देखिए। किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है। परमादेश क्या है? परमादेश तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं क्या करें, आप ये कार्य करें। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? इसमें से कौन है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन नहीं आता? संपत्ति का अधिकार नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार है वो नहीं है। तो आपको पता है संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। MPPCSE और SSC के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसे कब समाप्त किया गया? तो आप जानते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और 300 कै के अंतर्गत उसमें निहित कर दिया गया। अगला, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या है? तो आप जानते हैं संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार कौन सा है? कानूनी अधिकार है। 93 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वें संविधान के तहत किससे
मौलिक अधिकार के स्वरूप में उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो वैधानिक अधिकार के तहत में उसे कौन सा है, तो आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए था ना कि संपत्ति का अधिकार है एक, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ध्यान रखना, इसका वैधानिक अधिकार और कानून, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक नहीं। वैधानिक तो हमने कहाँ पे देखा है, 44वें संविधान संशोधन के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया, अर्थात कानूनी अधिकार के तहत इसे बना देगा। तो वो कौन सा होगा? संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो आप जानते हैं 44वां 1978 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आप जानते हैं तो मौलिक अधिकार के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या है? विधिक अर्थात कानूनी अधिकार बन चुका है। अगला, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आप जानते हैं 300 के अंतर्गत इसे रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है, तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। ये क्वेश्चन आपने अभी देख लिए, करीबन 5 क्वेश्चन इस पे देख लिए संपत्ति का अधिकार। कई बार एसएससी है, रेलवे है, देखो रेलवे में पूछा गया है, कई बार ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, कई बार ये राज्य आयोगों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका एक विशेष आप ध्यान रखेंगे। मत देने का एक अधिकार होता है, मत देने का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो ध्यान रखना, जो मत देने का जो अधिकार होता है वो एक नागरिक अधिकार होता है, नागरिक को ही मत देने का अधिकार मिलता है। ठीक है, अब अगला सूची से हमें सम्मिलित करना है। इस सूची को देखिए, समता का अधिकार आप जानते हैं, बिल्कुल यही होगा। वाक एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का वाक एवं स्वतंत्रता 19, ये तो एक का एक आ गया, दूसरे में यहाँ पे 4 करो। धर्म की स्वतंत्रता 25 सही है आपके सामने, तो यहाँ 2 कर दो। संवैधानिक 32 कर दो, तो ये तीसरा हो गया। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये रहा सी। कौन सा ऑप्शन? सी। देखो समता कहाँ से कहाँ है? 14 से लेकर 18, तो फर्स्ट ऑप्शन है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति कौन सी है? 19 में कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की है, तो ये रहा 1 4। अगला, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की आपको पता है 25 से 28 तक जो बात करते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो आप बात कहाँ करते हैं? संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में 32, जहाँ 5 रिट याचिकाएँ आपने देखी है। 101वां क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है 1982 के अंतर्गत। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता आपको नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन बिल्कुल है, धरना देने की है, विचार अभिव्यक्ति, तो ए इज करेक्ट है ना, 101वां राइट हो जाएगा। अगला, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऐसा कौन सा वाद है जिसके कारण उसे मौलिक अधिकार दिया गया है? तो उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप जानते हैं वो आएगा राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद। कौन सा वाद? राजनारायण है यहाँ, सॉरी इसका जो आंसर आएगा वो केशवानंद भारती आएगा। केशवानंद भारती जो वाद है ना, वो इसके अंदर अधिकारों को है ना, मौलिक अधिकारों को अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है इसके संबंध में देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है,
तो संपत्ति का अधिकार क्या है? वैधानिक है, यथार्थिक, कानूनी संदर्भ में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को ध्यान रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, विधि के समक्ष समानता है, प्राण एवं दैहिक है, शोषण के विरुद्ध है। तो ये तो है, तो वो नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बीच में बच्चों को शिक्षा के लिए ये उनका क्या है? उनका ये मूल अधिकार है। बच्चों का क्या है? ये मूल अधिकार है। समानता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में कहाँ पे है? तो 13 में नहीं, विधि की परिभाषा वहाँ। 14 समानता, विधि के समान समानता और संरक्षण है। धर्म है, जाति है, लिंग है, वंश है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं है, लोक नियोजन है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है। समादेश जारी कौन कर सकता है? तो समादेश उच्च तथा उच्चतम न्यायालय है, वो दोनों कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मूल अधिकार नहीं है? तो आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार है, वो मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन है अपने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का क्या करता है? निषेध करता है। तो आप जानते हैं जो 17 है वो करता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों के लिए जो है वो रिट जारी कौन करता है? तो वो हमेशा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। यहाँ संसद नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है ना, ये प्रतिबंध है या प्रबंध है, उसके संबंध में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई जो रिट है वो क्या है? वो होता है परम आदेश। क्या होता है? परम आदेश होता है। अगला है, 17 और 18 में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल जो 17 है और 18 है ना, उसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो सामाजिक समानता की बात की गई है ना। सामाजिक समानता वाला ही ऑप्शन आएगा क्योंकि 14 से लेकर 18 तक है, तो इसलिए। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा मामला था? तो संशोधन नहीं किया, गोलकनाथ का मामला था। उसमें यह कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार है, वो किस राज्य में लागू नहीं है? देखिए अभी तो सभी में है, लेकिन उस समकालीन परिस्थिति यानी 2009 DPS SI का क्वेश्चन है ये, तो उसमें जम्मू कश्मीर में नहीं था उस समय। वर्तमान में सभी जगह है, ध्यान रखना आप। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो करने में कौन सक्षम है? तो आप जानते हैं संशोधन संसद के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास में है? अर्थात इसे आरोपित कौन कर सकता है? तो वो कौन है? संसद ही है जो उनका प्रबंध करते हैं। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपके टोटल 118 क्वेश्चन थे। अब सुनिए आप गौर से, महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है जो संशोधनों के तहत है तो उसके अंतर्गत हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए मंदिरों में महिलाओं को जो प्रवेश है वो उनका क्या है? मौलिक अधिकार है। जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के अंतर्गत जो महिलाएं हैं, इन मंदिरों में महिलाओं का जो प्रवेश है वो उनका मौलिक अधिकार है। तो सुनिए इसकी कहानी क्या है, एक बार बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2016 की बात है। कब की बात है? 1 अप्रैल 2016 की बात है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो लैंगिक विभाजन है उस पर क्या किए? उन्होंने
रोक लगाई है। कब लगाई है? 1 अप्रैल 2016 में। किसने लगाई है? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी भी पूजा स्थल पर मंदिर में प्रवेश करने हेतु लैंगिक विभाजन पर क्या लगाई? रोक लगाई। और इसी प्रकार से शनि सिंगणापुर मंदिर में जो महिलाओं को प्रवेश लेकर का जो विवाद हुआ, उसमें भी 1 अप्रैल 2016 को न्यायालय के प्रवेश महिलाएं हैं वो उनको वैध ठहराएं और कहा कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पुरुष जा सकते हैं और महिलाएं नहीं। तो ये भी बात उस समय की गई है। तो ये भी उनका क्या है? मौलिक अधिकार हैं। फिर कई प्रकार के सजाओं के भी इसमें प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय ने निकाले हैं। तो इससे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो मुख्य बिंदु थे वो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत एक तो अपना टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है। संपूर्ण टॉपिक को आपने देखा है। आर्टिकल 12 से लेकर जो 35 है, ऐसा शायद ही कोई आर्टिकल इसमें बचा हो जिसके बारे में मैंने व्याख्या नहीं की हो। साथ में एक तो अपनी कक्षा भी होगी कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक मैंने सभी आपको बता दिए हैं और सभी का उनका विश्लेषण किए। और आज तक के एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली सीरीज थी, इन सब के बारे में आपने क्या किया है? अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आप अध्ययन करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।